जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राजेश जी। और आज हम बात करेंगे, देखिए, ईरान और साथ ही साथ इजराइल अमेरिका के युद्ध को लेकर, जिसमें अब जेलेंस्की की भी एंट्री हो चुकी है। अब देखिए, पूरी दुनिया में राजेश जी वैसे तो इस वॉर को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन यहां पर देखिए जेलेंस्की की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहा है कि यूएस उनसे मदद मांग रहा है। यूएस, आप समझ सकते हैं, जिस पूरी दुनिया देखिए इस वक्त ट्रम्प से खार खाती है। जिस तरह से वो एक के बाद एक कोई अगर बयान देता है तो उनके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। वेनेजुएला में हमने देखा, जब वहां के लीडर ने बात नहीं मानी तो उन्होंने उन्हें उठा लिया। तो वो मदद मांग रहे हैं जेलेंस्की से। ये क्या है? दिलचस्प है और इस पर चर्चा बहुत जरूरी है स्वाति, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। और ये सच है, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये सच है, ऑन रिकॉर्ड है। जो जेलेंस्की है, जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी किया है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि अमेरिका उनसे मदद मांग रहा है और वो कह रहा है कि आप बताइए कि हम ईरान से युद्ध लड़े तो कैसे लड़े। आप इमेजिन कीजिए, 7वां दिन है ईरान के युद्ध का, 7वां दिन है और दोनों तरफ से भयानक वार और पलटवार हो रहा है। एक अकेला ईरान कई देशों पर हमले कर रहा है, अमेरिका के मित्र देशों पर हमले कर रहा है, बर्बादी भी कर रहा है। जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं वहां तो कर ही रहा है, यानी एयर बेस है अमेरिका का, जहां पर नेवल बेस है वहां तो कर ही रहा है। जहां पर ये सैन्य अड्डे नहीं है वहां पर भी कर रहा है। जैसे दुबई में अमेरिका का कोई भी सैन्य अड्डा नहीं है। पूरी दुनिया को पहले लगा आखिर दुबई पे क्यों हमला कर रहा है भाई, तो वहां पर उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वहां पर कॉर्पोरेट हाउसेज है, बिजनेस एक्टिविटीज है अमेरिका की। तो दो तरफा मार देने के चक्कर में ईरान हमले कर रहा है, जॉर्डन पे कर रहा है, कतर पे कर रहा है, यूएई पे कर रहा है, सऊदी अरबिया पे कर रहा है। तो इस तरह से एक तरफ से मिलिट्री माइट से अमेरिका को मारने की कोशिश कर रहा है और दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए दुबई पे कर रहा है। अच्छा, वो इसलिए भी क्योंकि हम स्टार्टिंग से देखिए इसके पीछे की वजह समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी, आपसे पूछना भी चाहूंगी, वो इसलिए भी क्योंकि देखिए हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं राजेश जी कि ईरान वैसे तो टिकने वाला नहीं है यूएस और इजराइल के सामने, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा कोशिश यही है कि देखिए मैं लंबे वक्त तक तो नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन जितना ज्यादा, चाहे मैं 4 दिन रहूं, 10 दिन रहूं, 15 दिन रहूं, तो वो जितना ज्यादा डैमेज कर सकता है वो उतना करने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि वो इन देशों पे भी हमले कर रहा है। अच्छा, उसमें एक और कारण भी है। उसमें कारण ये है कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है। उसके जो मिसाइल्स है वो 5000 किलोमीटर तक नहीं जा सकते हैं। उसकी जो लिमिट है उसके मिसाइल्स के बहुत घातक है। जैसे शाहिद 1, 2 जो हम लोग बात करने वाले हैं अभी, बहुत घातक मिसाइल्स हैं। नहीं, शाहिद तो ड्रोन, तो उसके पास जो मिसाइल्स है ईरान के बहुत घातक है। उसके पास फतेह है, बहुत सारे मिसाइल्स हैं, लेकिन और साथ में उसके पास ड्रोन्स हैं और वो बहुत ही घातक ड्रोन्स है। लेकिन ड्रोन्स की जो दूरी है बहुत थोड़े डिस्टेंस के लिए है और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने बना रखे हैं वो 2000 किलोमीटर तक जाकर मार कर सकते हैं। तो अमेरिका तो वो पहुंच नहीं सकता है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, इन जगहों पर वो जाकर सीधा मार कर नहीं सकता है। तो वो क्या करेगा, अमेरिका के जो एसेट्स हैं, अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं अलग अलग देशों में और मिडिल ईस्ट में, यानी कि ईरान के चारों तरफ, ईरान की जद में जहां पर उसके मिसाइल्स और ड्रोन्स पहुंच सकते हैं वहां वो हमले कर रहा है। मकसद सिर्फ इतना है कि अमेरिका के सैनिकों को मारना है, उसके सैन्य अड्डों पर हमला करना है, अमेरिकन इंटरेस्ट पे, अमेरिकन एसेट्स पे बर्बादी करनी है ताकि अमेरिका के ऊपर दबाव पड़े और अगर युद्ध हो रहा है तो वो दोनों तरफ बर्बादी हो। ईरान तो बर्बाद हो ही रहा है, ईरान पे तो हमला हो ही रहा है, साथ में इजराइल पर भी उतना ही जबरदस्त बर्बादी हो, उसके शहरों पर भी मिसाइल्स गिरे, ड्रोन्स गिरे और अमेरिका के जो एसेट्स हैं ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में, तो वो कर रहा है। अब हम अपनी चर्चा पे वापस आते हैं कि यूक्रेन से मदद क्यों मांग रहा है अमेरिका। ये बहुत दिलचस्प है। आपको भी लग रहा होगा कि भला अमेरिका जेलेंस्की से मदद क्यों मांग रहा है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो हमले ईरान कर रहा है वो ऐसे उसके पास अचूक ड्रोन्स हैं। उन ड्रोन्स का नाम है शाहिद 131, शाहिद 136। ये IRGC ने, यानी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे बनाया है, खुद ही डेवलप किया है और ईरान में ये बनता है। अब मामला फिर वहीं पे आता है कि जेलेंस्की का रोल क्या, उनकी एंट्री की हुई है। रूस जब से हमले कर रहा है, 4 वर्ष हो गए यूक्रेन के युद्ध के शुरुआती, 4 वर्ष हो गए। बिल्कुल। और 4 वर्ष में जब 2022 में 24 फरवरी को पुतिन ने हमला किया था यूक्रेन के ऊपर, उसके थोड़े ही दिनों के बाद उन्हें इन ड्रोन्स की जरूरत पड़ गई।
जो ईरान के ड्रोन्स है शाहिद 131, शाहिद 136, और उसके बाद शिपमेंट मंगवाने लगे वो ईरान से उनकी अच्छी दोस्ती है। हाँ। तो रूस और ईरान मिल करके वहां पर वो युद्ध में मतलब ईरान सपोर्ट कर रहा था, हाँ। और पुतिन वहां पर युद्ध लड़ रहे थे। तो ये कई वर्षों से वहां पर जो ड्रोन्स रूस चला रहा है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया गया। पूरी दुनिया जानती है, हाँ, हमने भी तस्वीरें देखी हैं, ऑलमोस्ट वो देश बर्बाद हो चुका है। और वो उसमें जो बहुत बड़ा हाथ है स्वाति, वो इन ड्रोन्स का है, इन्हीं ड्रोन्स का है। और वो आता कहां से था? वो ईरान से आता था। और मुझे लगता है इन्हीं ड्रोन्स के बलबूते रूस ये लड़ाई लड़ पा रहा है। और उसमें क्या हुआ कि पहले तो वो शिपमेंट आता था, यानी वहां से ईरान भेजता था रूस की तरफ। बाद में रूस ने एग्रीमेंट कर लिया ईरान के साथ, और उसके बाद मास प्रोडक्शन रूस की धरती पर ही होने लगा है इन ड्रोन्स का, शाहिद 131, शाहिद 136। तो अब जो असली कारण है, जो मदद मांगने का के लिए जो आए हैं, जो गुहार लगा रहा है अमेरिका, कह रहा है कि आप हमारी मदद करो कि हम इस युद्ध को कैसे लड़े, तो इन्हीं ड्रोन्स के खिलाफ है। 4 वर्षों से इन ड्रोन्स के हमलों को झेल रहे हैं जेलेंस्की। तो जेलेंस्की के पास एक्सपर्टीज हो गई है कि अगर ऐसे ड्रोन्स अगर आते हैं तो हाँ, आप उनको न्यूट्रलाइज, इंटरसेप्ट कैसे करते हैं। इतना परफेक्ट हो गए हैं कि ड्रोन से हमला होता है तो कितना घातक होता है, और उनसे बचाव किस तरह से हो सकता है, इनको रोका किस तरह से जा सकता है। मेरे ख्याल से टेक्निक में पूरे माहिर, मतलब कैसे आप इंटरसेप्ट यूक्रेन जेलेंस्की हो चुके हैं, उनको समझ में आ गया है। अच्छा, ये कोई हवाई बात तो है नहीं। 4 वर्षों से अगर आप युद्ध लड़ रहे हैं, और आप युद्ध लड़ किससे रहे, तो आप पुतिन से लड़ रहे हैं, रूस से लड़ रहे हैं, महाशक्तिशाली सुपर पावर से लड़ रहे हैं, और आप क्या है, एक छोटा सा देश है। तो ऐसे में अब दुनिया को ये लगने लगा कि अगर इन शाहिद ड्रोन्स यानी 131, 136 से अगर यूक्रेन 4 वर्षों से लड़ सकता है, तो उसके पास तो एक्सपर्टीज हो गई है। वो कैसे उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, कैसे उसको इंटरसेप्ट करते हैं। तो अमेरिका, अब चूंकि युद्ध है, युद्ध में तो आप जितने भी आपके दोस्त हो सकते हैं, जहां से भी आपको मदद मिलती है, आप मांगते हैं। तो अमेरिका ने यह देख लिया कि 6 दिन, आज 7वां दिन है, 6 दिन लगातार ऐसा भयानक पलटवार ईरान कर रहा है अलग अलग देशों में, जो अमेरिका के मित्र देश है, जो इंडिया, जो अमेरिकन एसेट्स हैं, और बर्बादी ऐसी हो रही है जो इसकी उम्मीद पहले अमेरिका को और इजराइल को नहीं थी। तो अब उनको लगा ये कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है ईरान से, तो उसके अचूक हमलों को कैसे रोकेंगे। तो उसके जो ड्रोन्स हैं, शाहिद 131, शाहिद 136, उसे कैसे रोकेंगे। तो उसके रोकने की जो एक्सपर्टीज है वो जेलेंस्की के पास है। यही कारण है कि गुहार लगा रहा है कि आप हमारी मदद करो। और ये कोई हवाई नहीं है, मैंने आपको जिक्र किया, आपको बताया कि एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जो एक्स का पोस्ट है। जेलेंस्की लिखते हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, वी रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द स्पेसिफिक सपोर्ट इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट शाहिद्स इन द मिडिल ईस्ट रीजन। मतलब साफ है कि वो यूक्रेन का राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट आया है अमेरिका की तरफ से कि हम शाहिद से कैसे लड़ाई लड़े, इसमें आप हमारी मदद कीजिए। कोई हवाई बात नहीं है, आधिकारिक बयान है। अगर फोन पे बात होती, क्योंकि हम कई बार ट्रम्प के बयानों को बोल देते हैं कि भाई झूठ है, अपनी बात पे खड़े उतरेंगे नहीं उतरेंगे। ये तो ऑफिशियली है कि पोस्ट यहाँ पर किया गया है, आधिकारिक बयान है, एक्स पर पोस्ट है, अभी से 14-15 घंटा पहले का है। आगे वो लिखते हैं, I gave instructions to provide the necessary means and ensure the presence of Ukrainian specialist who can guarantee the required security। मतलब यूक्रेन का राष्ट्रपति कह रहा है कि हम अपने एक्सपर्ट्स को भेजेंगे, हम मिडिल ईस्ट में भेजेंगे जहां पर अमेरिकन एसेट्स है, जहां पर ईरान हमले कर रहा है, हम वहां पर अपने एक्सपर्ट्स को भेजेंगे, अपने टेक्नीशियंस को भेजेंगे, अपने स्पेशलिस्ट को भेजेंगे। वो वहां पर सिक्योरिटी देंगे। किसको देंगे? अमेरिका को देंगे, इजराइल को देंगे। किससे देंगे? वो ईरान के हमलों से देंगे। आगे का लाइन है, वो भी मैं पढ़ देता हूं। यूक्रेन हेल्प्स पार्टनर्स हु हेल्प एंश्योर आवर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ आवर पीपल। ग्लोरी टू यूक्रेन। कह रहे हैं कि जिसने हमारी मदद की है, हम तो उसकी मदद तो करेंगे ना। और बिल्कुल मदद की है भाई। 4 वर्षों से अगर लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन, अगर जेलेंस्की लगातार लड़ाई लड़े जा रहे हैं, देश बर्बाद हो चुका है, लेकिन रूस के हमलों को वो किसी न किसी तरीके से संभाल ले रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसके अटैक्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो उसके पीछे कौन है? उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे नेटो है। अमेरिका फंडिंग कर रहा है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की सप्लाई कर रहा है, नेटो फंडिंग कर रहा है। तो वो सारे देश यूक्रेन के चूंकि पीछे खड़े हैं, तो यूक्रेन मजबूती से ये लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन उसके पास लड़ाई, उसके पास लड़ाई लड़ने की जो एक्सपर्टीज आ गई है, उसी एक्सपर्टीज को
अमेरिका मांग रहा है। हाँ। तो भाई ये बता दो कि ये जो ईरान जो ड्रोन से जो हमले करता है उसे बचते कैसे है, यही कहानी है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमने पिछले दिनों वो वीडियो पे देखा था जो ईरान की तरफ से सोशल मीडिया पर डाला भी गया था, और इतना बड़ा जखीरा था उसमें ड्रोन्स का, और यही उसकी स्पेशलिटी है और यही वजह है कि वो इस युद्ध में, क्योंकि आज 7 दिन हो चुके हैं राजेश जी इस युद्ध का, और अभी भी टिका हुआ है। क्योंकि देखिए हम स्टार्टिंग से कह रहे थे बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन उसके जो ड्रोन्स सिस्टम है वो इतना पावरफुल है। और मैंने तो ये तक कि सुना है कि महीनों में, 1 महीने में हजारों ड्रोन्स वो कर सकता है, आधिकारिक बयान है, ये भी हवाई नहीं है, ये अमेरिका का आधिकारिक बयान है। उसके अधिकारी ने कहा है कि हम 5 से 6 इंटरसेप्टर्स बना पाते हैं 1 महीने में। हाँ। मतलब जिस मिसाइल से हम इंटरसेप्ट कर पाते हैं आने वाले मिसाइल्स को, प्रोजेक्टाइल्स को, वो हम 5 से 6 बना पाते हैं। ईरान सैकड़ों बना लेता है 1 महीने में ऐसे ड्रोन्स। अब वो क्यों बना लेता है ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो जो डिजिटल लाइव टाइम्स के डिजिटल के जो दर्शक हैं उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो ड्रोन्स जिसकी बात हम कर रहे हैं, शाहिद 131, शाहिद 136, ये बहुत सस्ते हैं। सस्ते से मतलब ये है कि ये आसानी से बन जाते हैं, बहुत कम खर्च में बनते हैं। जो अमेरिका के अधिकारी ने कहा था वो यही कहा था कि एक शाहिद को बनाने में 20,000 से 50,000 डॉलर खर्च आता है, सिर्फ 20,000 से 50,000। और जो अमेरिका और इजराइल जो इंटरसेप्टर बनाते हैं या जो उनके जो मिसाइल्स बनते हैं वो 20 लाख डॉलर 50 लाख डॉलर के होते हैं। मतलब ये हम बोल सकते हैं ईरान के जो ड्रोन है कम खर्च में ज्यादा हमला, ज्यादा घातक हमला, ज्यादा घातक है। हाँ। अब कैसे ज्यादा घातक है। हाँ। कि आपका तो 20,000 का एक ड्रोन है, आपने हमला कर दिया, और जो इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका के एसेट से बाहर आता है, जो अमेरिका की तरफ से जो आता है, इजराइल की तरफ से आता है, उस पर जो खर्च होता है वो कितना होता है, 20 लाख डॉलर। हाँ। तो 20,000 डॉलर से अटैक ईरान करता है। हाँ। और 20 लाख डॉलर से बचाव कौन करता है, अमेरिका और इजराइल करता है। महंगा है, बहुत महंगा है। तो इसीलिए ईरान लगातार हमले करता जा रहा है। और ये जो ड्रोन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, शाहिद, ये इसकी जो और खास बात ये है कि ये हल्के भी होते हैं। एक ट्रक्स पर 5 आराम से ऐसे शाहिद ड्रोन्स को लेकर के आप कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो पहला तो ये कि बहुत सस्ता है। हाँ। दूसरा है कि आप कैरी आसानी से कर सकते हैं। तीसरा, इसकी जो मार होती है वो अचूक होती है। और ये बहुत लो फ्लाइंग है। लो फ्लाइंग से कहने का मतलब है कि ज्यादा ऊंचाई पर इसको उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो होता क्या है कि वो रडार को चकमा दे देता है, रडार को चकमा दे देता है। तो इसीलिए इस ड्रोन को शाहिद 131, शाहिद 136 को गरीबों का क्रूज मिसाइल कहते हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि हम इसको वॉर को लेकर भी बात कर रहे हैं, आप ये चीज समझिए कि पहले जब ये इस वॉर के पहले दिन की शुरुआत हुई थी, इजराइल और अमेरिका की तरफ से वहां के ईरान के टॉप लीडर्स को निशाना बनाया गया था, जिसमें हम सबने देखा कि आप सोचिए 40 से 45 टॉप लीडर्स थे, क्योंकि खामेनी का खात्मा हो गया, परिवार का खात्मा हो गया, उसके बाद जो लीडर्स थे टॉप उनका खात्मा किया गया। उसके बाद स्ट्रैटेजी देखिए अमेरिका और इजराइल की, उसके ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल या फिर हम परमाणु सेंटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया। हाँ, और उसके बाद तो हम देख रहे थे राजेश जी, क्योंकि जो ट्रक्स हैं इन मिसाइलों को या फिर ड्रोन्स को लेके जा रहे हैं, अब इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिकली ये हमले किए जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ा सा भी अगर संभलने का मौका यहाँ पर दिया ना, वो तो और ड्रोन का जो जखीरा है वो यहाँ पर खड़ा कर लेगा। कर लीजिए। हाँ। कि पूरी की पूरी सरकार को मार दिया जाता है। अचानक एक हमला होता है 28 फरवरी को, और उसके बाद सवेरे 8:15 का वक्त था। और उसके बाद वहां के सुप्रीम लीडर, वहां के रक्षा मंत्री, वहां के कमांडर इन चीफ IRGC के, वहां सुप्रीम लीडर के एडवाइजर, उसके साथ साथ करीब 40 और लोग सब एक साथ मार दिए जाते हैं। यानी कि पूरी की पूरी जो ईरान की जो लीडरशिप थी उसे ट्रंप ने खत्म कर दिया। तो ट्रंप को क्या लगा हुआ, उसके बाद ईरान घुटनों पे आ जाएगा। हाँ, कहेगा भैया मैं परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, और एग्रीमेंट करते हैं। हाँ। परमाणु कार्यक्रम को हम अभी सस्पेंड करते हैं, और जो ट्रंप चाह रहे थे वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ स्वाति। कुछ घंटों के बाद जो पलटवार होने लगा, उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई थी, और जो पलटवार था वो इतना भयानक था कि पूरी दुनिया को और ट्रंप हक्के बक्के ट्रंप रह गए कि ये हो क्या रहा है, लीडरशिप है नहीं, फिर भी हमला हो रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये हो कैसे रहा था। खमनेई जब जिंदा थे, यानी कि जब सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई जिंदा थे, तो उन्हें अंदेशा था कि उन्हें मार दिया जा सकता है या उन पर हमला हो सकता है। वो अंडरग्राउंड हो सकते हैं, या उनका जो कॉन्टैक्ट है
वो अपने जो IRGC के कमांडर्स हैं, डिवीजन्स हैं, उनसे नहीं भी रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसके पहले, अटैक्स के पहले उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर्स को। जितने डिवीजन्स IRGC के थे ईरान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ये कह दिया गया कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जहां पर आपको अपने लीडरशिप के साथ कांटेक्ट नहीं होता है, या लीडरशिप नहीं रहती है, या बदलने में वक्त लगता है, या कोई भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो आप अपने विवेक से आप आराम से आप एक्टिवेट करेंगे अपने फोर्सेस को, आप हमला वहीं से करेंगे, आप जो पलटवार है वो शुरू कर देंगे। और यही हुआ। कुछ घंटों के बाद से ही 8 बजे हमला होता है और 12 बजे के आसपास से पलटवार ईरान करना शुरू कर देता है अमेरिका के बेसिस पे। तो अमेरिका और इजराइल ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम पूरी की पूरी लीडरशिप को मार देंगे, कोई फैसला लेने वाला नहीं होगा। IRGC का कमांडर इन चीफ को हम मार चुके हैं, तो फैसला कौन लेगा? लेकिन ये पहले से पूरा अरेंजमेंट कर रखा था ईरान ने, और उसके बाद अलग अलग डिवीजन जो IRGC के थे, जहां जहां उनके फोर्सेस थे, उन्होंने पलटवार किया, और ऐसा भयानक पलटवार किया कि दुनिया कांप गई। देख लिया ईरान ने, अमेरिका ने देख लिया, इजराइल ने देख लिया, और आज 7वां दिन है, पलटवार में कोई कमी नहीं है। और सबको यही लग रहा है कि आखिर इतने ड्रोन और इतने मिसाइल्स कहाँ छिपा के रखा है ईरान में, कब तक लड़ाई लड़ेगा? और ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अब हर देश की आप स्ट्रैटेजी समझिए, तैयारी समझिए, क्योंकि हम लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जमीन के अंदर जो सेंटर्स हैं वो ईरान ने भी जो स्थापित है, जो बनाए हुए हैं। क्योंकि इससे पहले हम इजराइल वाले युद्ध में हम देख चुके हैं राजेश जी, है ना, कि कितने पावरफुल ये लोग होते हैं। अच्छा राजेश जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि हम इन सब पे बात कर रहे हैं, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार पावरफुल अटैक्स किए जा रहे हैं और हम लगातार ये बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं ड्रोन्स के बेसिस पर इसी पावर की वजह से वो हमें टिका हुआ है, लेकिन और कितने दिन टिक सकता है? इसका जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहे हैं। मुझे तो लगता है डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता होगा, क्योंकि पहले आप समझिए, पहले वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते तक चलेगा, फिर वो है कि 1 महीने तक चलेगा, फिर वो दोबारा उसी पे आ गए कि 2 हफ्ते तक तो चलेगा ही चलेगा। ये वो खुद भी नहीं, मुझे लग रहा है वो खुद भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। खुद भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। शक्तिशाली अमेरिका ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि ईरान के पास कितने मिसाइल्स हैं, कितने ड्रोन्स हैं। जिस तरह से वहां से मारे जा रहे हैं मिसाइल्स और ड्रोन्स, लग रहा है कि अभी बहुत दम है ईरान में। और जब ईरान, अमेरिका के राष्ट्रपति ही ये कह रहे हैं कि कई हफ्ते अभी चल सकता है, तो जाहिर है भी चलने वाला है। और बीच बीच में खबरें आ जाती है कि ईरान तैयार हो गया है बातचीत के लिए, परमाणु कार्यक्रम को वो सस्पेंड करने को तैयार हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ी ही देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद ही ऐसा पलटवार ईरान की तरफ से होता है कि लगता है कि नहीं, लड़ाई अभी चल रही है। ईरान अमेरिका और इजराइल और उसके मित्र देशों पर उतनी ही तेजी के साथ, उतने ही पावर के साथ हमले कर रहा है जैसे वो शुरू दिन कर रहा है। और यही वजह है कि हम वो बयान भी सुना रहे हैं। अब तो ट्रंप की तरफ से जो ताजा बयान दिया गया, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि देखो, ईरान अब समझौते के लिए जरूर तैयार है, बात के लिए, लेकिन अब देर हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले हमने कई मौके उनको दे दिए समझौते के और बातचीत के लिए, पीछे हटने के लिए, लेकिन अब हम नहीं छोड़ने वाले। ये हो सकता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत का वक्त निकल चुका है, तो उन्हें ये अंदाजा होगा कि हो सकता है कि 10 दिन लड़ाई चले, 15 दिन लड़ाई चले। और उनको ये पता है कि चूंकि लीडरशिप नहीं रही वैसी नहीं रही। दूसरा, जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थे, सबको वो बर्बाद कर चुके हैं। पहले भी 2025 में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जून में, तो उस वक्त भी जो तीनों सबसे बड़े जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जहां पर ये यूरेनियम का एनरिचमेंट वहां होता है, उसे बर्बाद कर दिया गया था। तो ट्रंप को ये लगा कि अब तो ये बना नहीं पाएगा, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके तुरंत बाद से बिल्डअप करना शुरू किया खमनेई ने, और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी दोबारा उन्होंने बिल्डअप कर लिया, बना लिया, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, और उसके बाद जो एक्टिविटीज थी वो बढ़ने लगी। और थोड़े दिन पहले की जानकारी ये थी कि ये हमले के पहले, जेलेंस्की यानी कि खमनेई पर हमले के पहले, अमेरिका को ये पता चल गया था कि सिर्फ 1 हफ्ते की दूरी है परमाणु बम और ईरान के बीच में। तो उनको लगा कि अगर अब ईरान को नहीं रोका जाएगा, तो वो हफ्ते 10 दिन में उसके पास परमाणु बम हो जाएगा। और एक बार अगर परमाणु बम हो गया ईरान के पास, तो कोई उस पर हमला नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियर डिटरेंट उसके पास हो जाएगा। और यही कारण है कि एक दिन अचानक सवेरे 8:15 पर अमेरिका इजराइल ने साझा हमला किया ईरान के ऊपर, और जो वहां के सुप्रीम लीडर खमनेई थे, और पूरी की पूरी सरकार को उन्होंने
मार दिया। बिल्कुल। और क्योंकि ट्रंप तो देखिए पहले से ये कहते हुए नजर आए, और इजराइल की तरफ से भी यही कहा गया हमले के बाद कि देखिए अगर हम नहीं मारते तो वो हमला हम पर कर देते हैं। बार बार अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार यही कह रहे हैं कि अगर वो हम नहीं मारते तो वो हमें मार देते। पर मुझे तो ऐसा लगता है राजेश जी, अगर ईरान हमला करता भी तो शायद वो इजराइल पर ही करता। मुझे लगता नहीं कि वो अमेरिका कहां पहुंचेगा डायरेक्ट। हाँ, नहीं, वो ये यही वजह है कि वो अब जो उसके नेवल बेसिस हैं, दूतावास हैं, ये सारी चीजें उनको निशाना बना रहा है। अमेरिका को तो वैसे भी वो इफेक्ट नहीं कर पाता। कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी हमले हुए हैं। हाँ। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमले के पीछे जिम्मेदार कौन है, जहां पर हम हमले करते, जहां हमारा झगड़ा होता है। हाँ। तो वो ये कह सकते हैं कि भाई हम डोनाल्ड ट्रंप पे तो पहले हमला हुआ है, तो उनकी जान को लगातार खतरा है। उनके पास इंटेलिजेंस का ऐसा इनपुट आया था कि वो ईरान और बाकी जो उसके मित्र देश हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते हैं, तो हमें मारे इसके पहले कि हम ही मार देते। यही डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं। लेकिन मामला अभी भी वही है कि ईरान बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। हाँ। पलटवार कर रहा है। अब यहाँ पर ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा क्योंकि जेलेंस्की अपनी एक तरह से अपनी इंटेलिजेंस को तो वहां पर भेज रहे हैं यूएस में, लेकिन वो किस तरह से उन्हें समझा पाते हैं और उसके बाद ईरान की क्या स्ट्रैटेजी होती है उसके बाद, जब वो पूरे स्पेशल लोग जो वहां पर पहुंचेंगे अमेरिका को सारी चीजें बता देंगे। पोस्ट में वो कह दिया कि हम भेज रहे हैं, टेक्नीशियंस को हम भेज रहे हैं। तो अब उसके बाद क्या ईरान की स्ट्रैटेजी होगी, अब मैं ये देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है हर कोई देखना चाहता होगा कि उसके बाद क्या वो स्ट्रैटेजी बदलेगा या और भी ज्यादा घातक हमले होंगे, किस तरह से अमेरिका और इजराइल इन ड्रोन हमलों को रोकता है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ, मुझे लगता है हर कोई देखना चाहता होगा। ये हम भी देखना चाहेंगे और आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि आखिर अमेरिका ने अगर मदद की गुहार लगाई है जेलेंस्की से, यूक्रेन से, तो वो कितनी कारगर होती है मदद। और जो खतरनाक जो ड्रोन शायद 131 और 136 जिस तरह से हमले ईरान कर रहा है, जो पलटवार ही मैं कह रहा हूं, पलटवार ही कर रहा है क्योंकि हमला तो पहले ईरान पे ही हुआ था। उससे क्या अमेरिका और इजराइल अपने एसेट्स को बचा पाते हैं, ये देखना बाकी है। बिल्कुल, और इस पर नजरें बनी रहेंगी। हर एक अपडेट इस वॉर से जुड़ी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।